आज का जो टॉपिक है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये जो टॉपिक है आपका, जो आपको बता रहा है कि अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन कैसे सामने आया, कैसे लोग एक नेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक इसको है। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले यहाँ एक इवेंट एनसीईआरटी आपको दिखाती है। ये जो आप इवेंट देख रहे हो, ये एक जर्मनी के जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है एंड्रियस रेबमैन, जैकोबिन ग्रुप के मेंबर हैं और इन्होंने एक जर्नल में पब्लिश किया है ये प्रिंट को, इस वाले प्रिंट को पब्लिश किया है और इस प्रिंट को कंपेयर किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक घटना के साथ। इसको हम देखते हैं कौन सी घटना है। वो पहले इमेज में है आपकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ये वाला जो पहला इमेज है वो यहाँ है। 14 जुलाई 1789 का समय, बेस्टाइल के ऊपर जो फ्रांस की आबादी है उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने हमला कर दिया इस बेस्टाइल को। ये बेस्टाइल ही क्यों चुना गया? जो बेस्टाइल था ये पहले राजशाही राजा से संबंधित था, बाद में इसमें प्रिजनर्स को रखा गया, जेल बनाई गई। कहीं ना कहीं ये एक मोनार्क, उस किंग के ऑप्रेसिव रूल का एक प्रतीक था, एक सिंबल था। इसको नष्ट करने का मतलब ये था, इसको नष्ट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब राजशाही तंत्र खत्म हो रहा है। इसी घटना को अपने आप से जोड़ते हुए एंड्रियस ने सिमिलर इवेंट जर्मनी के एक प्रोविंस कैसल में दिखाया और साथ में जो उन्होंने कहा कि द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, लोग अपनी आज़ादी के लिए आगे आए तभी जाके वो एक डेमोक्रेटिक नेशन की शुरुआत कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशन ला सकते हैं। ये घटना कुछ ऐसी थी। ये एनसीईआरटी का आपका पेज दिखाता है। इसके बाद हमारा जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो कुछ ऐसे शुरू होता है, जिसमें आपको पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म के आइडिया को समझाने के लिए एक पॉइंट बताया गया। 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वाला पॉइंट है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये कहां से, विश्व की कौन सी घटना फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म दिखाती है? तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की घटना 1789 में। और इसके बाद फ्रांस की एक हिस्ट्री आपको बताई गई है, फ्रांस का एक इतिहास आपको बताया गया है। फ्रांस एक फुल फ्लेज नेशन, इसके ऊपर 1789 के पहले ये फ्रांस है और यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्क है, राजा का शासन है, पूर्णतः राजा इस पे शासन करता है, राजा सारे फैसले खुद लेता है। ये पहला इवेंट आपको दिखाया गया है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, कौन सी घटनाएं घटित हो रही है फ्रांस के अंदर। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला पॉलिटिकल और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ये पॉलिटिकल चेंजेस में हम कहते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, ये जो किंग है, मोनार्क है, अब इसको खत्म कर दिया जाएगा। सोवरेनिटी मतलब पावर टू रूल, और ये रूलिंग की पावर जो होगी वो आ जाएगी किसके पास? अब जनता के पास। ऐसे जनता मिल करके रूल करेगी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप समझ सकते हैं। क्या पॉलिटिकल चेंज है? उसी को कहता है कि जो मोनार्क है अब खत्म होगा और फ्रेंच सिटीजन के द्वारा यहां से यहां तक का बदलाव, ये आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इसके साथ जो रेवोल्यूशन करने वाले हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि उनका जो मकसद है वो ये है कि वो फ्रांस को खुद ही डेवलप करेंगे, फ्रांस के लोग आगे आए और वो फ्रांस को एक नेशन के रूप में बनाए, ये इनका मकसद है। ये फ्रांस के लोग आगे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटना थी जिस वजह से फ्रांस के लोग एक साथ आते हैं, यूनाइट होते हैं, कॉमन आइडेंटिटी उनके बीच में आती है। वो कौन सी इवेंट है या वो कौन सी घटना है? तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ आता है, सेकंड पैराग्राफ है, इसमें बोलता है मेजर्स क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर द फ्रेंच पीपल।
कौन से मेजर्स थे? तो पहला कॉन्सेप्ट है ला पैट्री, फादरलैंड। फ्रांस के अंदर एक पिता का जो वर्क होता है वो होता है अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली का ध्यान रखना, अपनी फैमिली को बचाना। और इसी मानसिकता के कारण फ्रेंच लोग अपने लैंड को फादरलैंड करके ट्रीट करते हैं, संबोधित करते हैं फ्रांस के लोग। कुछ कुछ आप समझ सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर हम लोग माता को या भारत माता कहते हैं अपने भारत को, कुछ वैसे ही। और हम इसके नागरिक, वैसे इन्होंने कहा ली सिटीजन। तो ये कॉन्सेप्ट था जिससे फ्रांस के लोग एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि हम सब इससे जुड़े हुए हैं इस कंट्री से, तो हम सब क्या है, हमारे पास इक्वल राइट होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने वो सारे प्रयास किए जिससे वो इक्वल हो, किसी का मर्तबा, किसी का स्टेटस बहुत ऊपर ना हो। उसमें से एक इवेंट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रॉयल स्टैंडर्ड, जो राजा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको हटा दिया गया, क्योंकि फ्रांस एक मोनार्क था। अब राजा से संबंधित सारी चीजें हट गई, अब वो चीजें आने लगी जहां पे हम कॉमन आइडेंटिटी वाली चीजें जिससे हम जुड़ सके वो आने लगा, जैसे फ्रेंच फ्लैग। ऐसे फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, 3 कलर ट्राई कलर का यूज किया गया। ये ट्राई कलर लेने का कारण वही था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम देखते हैं, फ्रांस की क्रांति में देखते हैं कि लोग कुछ घटना के कारण जो जुड़ते हैं, उनमें उनकी 3 मुख्य डिमांड थी, जिसमें ब्रदरहुड की डिमांड थी, इक्वलिटी और लिबर्टी की डिमांड थी। और इन 3 डिमांड के कारण एक एक कलर एक डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। एक और घटना घटती है, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होना, नेशनल असेंबली को बनाना, नेशनल असेंबली का गठन करना। तो नेशनल असेंबली 1789 17 जून को बनती है। नेशनल असेंबली से पहले अगर फ्रांस की क्रांति के पहले देखते हैं तो स्टेट जनरल बना हुआ था 1302 में। स्टेट जनरल का खत्म होना और नेशनल असेंबली का आना, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने गए होंगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत होना एक, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि नेशनल असेंबली आना कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जो फ्रांस के लोग थे, इसके अलावा हम देखते हैं उन्होंने हाइम्स कंपोज किए। हाइम्स मतलब ऐसे देशभक्ति गीत, ताकि वो अपने आप को देश से कनेक्ट कर सकें। ओथ लिए गए, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, आप शपथ ले रहे हो तो देश से जुड़े। मार्ट, शहीदों को याद किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान जिन्होंने अपनी जान को गंवाया, इनको याद किया गया, इनको देश के साथ जोड़ा गया, इनको एक हीरो की तरह ट्रीट किया गया। तो ये कुछ इवेंट थे जिससे लोग जुड़ने लगे, ऐसे कुछ घटनाएं हम देख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की जाती है, फ्रांस क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो इंप्लीमेंट करता है वो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि ये एक व्यक्ति पूरे देश को रूल करेगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि अब सभी लोग एक कानून के द्वारा, क्योंकि एक आदमी रूल कर रहा है तो एक सिंगल लॉ आएगा, एक सिंगल अथॉरिटी रूल कर रही है। तो ये सिंगल या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक केंद्र से रूल किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर अब एक कानून होगा, यूनिफॉर्म लॉ, और सभी नागरिक इक्वल होंगे या सभी नागरिक के ऊपर कानून होगा। ये देश डेवलप करे, इसके लिए कुछ और भी स्टेप उठाए गए। इन स्टेप्स में अगर हम देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज या ड्यूज। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब है, जैसे फ्रांस एक राज्य आप समझ लो, इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो हम समझ सकते हैं स्टेट बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं राज्य बने हुए हैं। तो एक से दूसरे जगह तक जब कोई प्रोडक्ट जाता था तो उस पर टैक्स लग रहा है, अब इसको खत्म कर दिया गया। अब पूरे फ्रांस के अंदर आप कहीं भी जाकर के सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई टैक्स नहीं है। आपने देखा होगा कुछ सामान सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ राज्यों में बिकेगा, या कुछ सामान सिर्फ आप देखोगे जम्मू कश्मीर में बिकेगा। तो ये बाउंडेशन खत्म, मतलब पूरे देश में आप बेच सकते हो। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो टैक्सेशन था अब वो खत्म, ड्यूज खत्म, टैक्स फ्री कर दिया गया। जो पुराने आपके ड्यूज हैं, बकाया हैं, वो सब माफ कर दिए गए, ताकि ट्रेड प्रमोट हो, ट्रेड को प्रमोट होने के लिए, व्यापार को प्रमोट होने के लिए। एक और इन्होंने जो देश डेवलप करे इसका एक और साधन निकाला, वो था यूनिफॉर्म सिस्टम। पूरे फ्रांस के अंदर एक ही तरीका वेट
एक ही वेट सिस्टम से वेट करना। पहले फ्रांस के अंदर सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जैसे मान लेते हैं ये फ्रांस है और इसको हम कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं, तो यहाँ पे जिससे वेट किया जा रहा है और यहाँ पे जिससे वेट किया जा रहा है दोनों के मेजरमेंट में थोड़ा डिफरेंस आप देखो। अब ये खत्म हो गया, पूरे फ्रांस में कॉमन वेट सिस्टम है, कॉमन मेजरमेंट सिस्टम है। देखो वेट और मेजरमेंट कॉमन है। अब देखो ये चीजें क्यों चल रही है, ताकि फ्रांस को अगर हम एक नेशन है, ये हमारा घर है, ये हमारा देश है, अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे ऐसी मानसिकता, तो ये तरीके हैं जिससे हम ऊपर उठाएं, डेवलप। और क्योंकि हम एक हैं ऐसी फीलिंग कैसे डेवलप हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो रीजनल डायलेक्ट्स है, मतलब जो अलग अलग बोलियां हैं, डायलेक्ट्स मतलब होता है बोलियां, फ्रांस के अंदर कहीं पे कोई लोकल लैंग्वेज प्रिवेल कर रही है, कहीं कुछ लैंग्वेज प्रिवेल कर रही है, तो इन्होंने जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया, मना किया, भाई नहीं, एक भाषा बोलिए। मतलब फ्रांस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, यहाँ फ्रांस है, इसमें रहने वाला कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। और इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को देश की भाषा सुना, फ्रेंच लैंग्वेज को देश की भाषा इन्होंने सुना। अच्छा, सवाल उठता है काहे या क्यों फ्रेंच लैंग्वेज, तो रीजन, क्योंकि स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हो फ्रेंच लैंग्वेज, ये पेरिस के अंदर बोली जा रही है, पेरिस के अंदर इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, और यही कारण था जिस वजह से फ्रेंच या फ्रांस के अंदर फ्रेंच भाषा को चुना गया।